गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल स्टूडेंट सेंटर में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 की गणित का ये जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के लेक्चर में हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे। आज का जो ये लेक्चर होगा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और इस लेक्चर में दोस्तों पहले हम आपको कॉन्सेप्ट को सिखा करके इसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करना सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हम आपको ले चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये कक्षा 10 की गणित का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो चलिए दोस्तों हम आपको सबसे पहले बताते हैं संख्याएं। दोस्तों किसी भी प्रश्नावली को हल करने के लिए या किसी भी सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीख लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं संख्याएं। कक्षा 10 चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं संख्याएं होती कितने प्रकार की। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। जो पहला होता है वो होती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। और जो दूसरा होता है दोस्तों वो होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। तो दोस्तों एक कक्षा 10 में आपको सीखना है वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं जो होंगी ये आपको कक्षा 11 में सिखाई जाएगी। कक्षा 11 में एक समृद्ध संख्याएं नाम का एक चैप्टर है, वहां पर आपको ये सिखाई जाएगी काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती है दोस्तों, हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से समझा दें। तो देखिए जैसे हम आपको बताएं, यहाँ एक हम इक्वेशन ले रहे हैं x² + 2 = 0। तो यहाँ से अगर आपको x का मान चाहिए तो x² बराबर क्या होगा 2 माइनस का 2। तो x बराबर क्या होगा दोस्तों प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का 2। अब ये माइनस के 2 का वर्ग रूट निकलना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो यहीं से उत्पत्ति होती है किसकी, काल्पनिक संख्याओं। काल्पनिक संख्याएं। तो समझ में आया होगा दोस्तों। अब वास्तविक संख्याएं तो कई होती हैं, जैसे हम आपको बताएं तो पहला ले लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। और दूसरा ले लेते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। वैसे दोस्तों वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितनी भी संख्याएं होती हैं, भाज्य, भाज्य, सहभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, जितनी भी संख्याएं होती हैं सबके सब वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। और तीसरा है दोस्तों परिमेय संख्याएं, या हम ले लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक। फिर चौथा ले लेते हैं दोस्तों परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। और पांचवा जो होता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। वैसे दोस्तों सभी संख्याओं के बारे में जानने के लिए आपको यहाँ हम अगर बताएं तो छठवां देखिए। छठवां जो होगा दोस्तों, जितनी भी संख्याएं सब कुल मिला करके ये वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। जैसे भाज्य संख्या हो गई, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं इसी में बता दे रहे हैं, अभाज्य संख्याएं, ये सब के सब क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं ही होते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम सीख लेते हैं इन संख्याओं के बारे में। सभी संख्याएं होती क्या हैं, किस टाइप की होती हैं। तो दोस्तों हम पहला बताएंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं।
प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? ये संख्याएं, इन्हीं संख्याओं के माध्यम से किसी वस्तु की गणना की जाती है, या वह कह सकते हो कि ऐसी संख्याएं जो गणना योग्य हो, ऐसी संख्याएं जो गणना योग्य। इसे लिखते हैं एन से हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर एन से लिखते हैं। जैसे कहें तो 1, 2, 3, 4 ये सब के सभी संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर होती है, प्राकृतिक संख्या। और दूसरा अगर देखें पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? तो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, इसे लिखते हैं डब्ल्यू से। ये जो होता है दोस्तों 0 + n, मतलब शून्य को भी शामिल कर लो नेचुरल नंबर में, वो संख्या हो जाएंगी पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे करके जितनी भी संख्याएं हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। इसके बाद आ जाती है पूर्णांक की बात। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को इसे जेड से लिखते हैं। ये दोस्तों 0, 1, 2 डॉट 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 इनफाइनाइट, फिर -1 का, -2, -3 डॉट 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 माइनस का इनफाइनाइट, ये सब के सब संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या। और यहाँ से लेकर के ये ऋण वाले जो होते हैं इसे बोलते हैं ऋण पूर्णांक, इसे ऋण पूर्णांक बोलते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये होता है धन पूर्णांक, ये होता है धन पूर्णांक। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके आगे हम आपको बताते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं दोस्तों जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, मतलब जिसे बटे के रूप में लिखा जा सके, वो क्या होता है? परिमेय संख्या। और यहाँ एक केस होता है, q का मान जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? परिभाषित हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ जो p और q है, p और q, इसका जो HCF, इसका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। p और q का HCF 1 होना चाहिए, या यह कह सकते हो p और q, p और q क्या है? सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब ही होता है दोस्तों कि दोनों का HCF क्या हो? 1 हो। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी और बातें हम इसी में सीख लें। तो जैसे देखिए ये क्या है? 0। अगर आपसे पूछे 0 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो दोस्तों 0 परिमेय है, क्योंकि इसके बटे में 1 लिखा जा सकता है, ये परिमेय है। अगर 1/0 होता तो ये परिमेय नहीं है। ठीक, चलिए अगर 1/3 दिया है तो ये परिमेय है, क्योंकि इन दोनों का HCF क्या है? 1 है। ठीक, अगर यहाँ 2/4 होता तो ये परिमेय नहीं है, क्योंकि इसका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 और 4 का 2 आ जाएगा, 1 नहीं आ रहा है। अगर ये p/q, यहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, ये अगर फॉलो नहीं किया, या तो a नहीं फॉलो किया, p और q का HCF 1 अगर नहीं आया तो भी ये क्या होगा? परिमेय नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए ए तो फॉलो कर रहा है कि q 0 नहीं है, लेकिन ए फॉलो कर रहा है क्या? HCF 1 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, इसलिए क्या है? परिमेय नहीं है। लेकिन हाँ, इसका ये सरलीकरण जो होगा, काट देंगे तो 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, 1/2 जो होगा ये परिमेय होगा। ठीक दोस्तों, चलिए अब आती है अपरिमेय की बारी। 5वां है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं मतलब अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या का अंडर रूट, अभाज्य संख्या का अंडर रूट ही अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ देख लें, √2 हो गया, √3 हो गया,
और अंडर रूट 7 हो गया, etc। ये सब के सब क्या है? अपरिमेय है, सबके सब अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों इसमें एक बातें और होती हैं, ये जैसे हम एक संख्या ले रहे हैं 1.001 0001 00001 ऐसे डॉट डॉट डॉट, इस सब के ये क्या है? ये दोस्तों यह अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती जो होते हैं दोस्तों वे अपरिमेय होते हैं। वो क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। और जो एक इस टाइप का है, मान लीजिए 1.3 पर बार, या इसी को ऐसे लिखा जा सकता है 1.333 डॉट डॉट डॉट, ऐसे 3 आता ही जाएगा। बार का मतलब होता है उसी संख्या का रिपीट होना, ठीक है। तो ये दोस्तों होता है अशांत आवर्ती, ये होता है अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब बार बार वही आए, 3 बार बार। अनावर्ती का मतलब देखिए ये 2 के बाद एक आए, फिर 3 जीरो के बाद एक आए, फिर 4 जीरो के बाद एक आया, ऐसे ऐसे संख्या क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। ये अशांत अनावर्ती जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं? परिमेय होते हैं, ये परिमेय होते हैं। अब जैसे हम दोस्तों आपसे कहें कि ये जो लिखा गया है इसका मतलब हम एक और यहाँ उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1/3 है, 1/3 है। अगर ये इसका भाग देंगे, यहाँ मैं इसी चीज को समझा रहा हूँ, 1 में तो भाग जाएगा नहीं, फिर दशमलव बढ़ा करके हम 0 उतारेंगे, 3 त्रिक का 9, फिर एक बचा, फिर 3 त्रिक का 9, फिर 3 ये 3 ऐसे आता ही जा रहा है ना। मतलब या इसे क्या लिख सकते हैं? 0.3 पर बार। तो दोस्तों ये परिमेय है कि नहीं है? यहाँ से स्पष्ट है कि नहीं है? 1/3 परिमेय है ना, इसी का तो ये रूप है, तो इसलिए ये क्या होगा? परिमेय होगा। ठीक दोस्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं। और भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं ये क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं का मतलब होती है जो संख्या स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से भी कट जाए। जैसे भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वे होती हैं दोस्तों जो स्वयं से भी कटे और एक से भी कटे और अन्य किसी संख्या से भी कटे, अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाए, वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के बता दे रहा हूँ, या दोस्तों इसका एक डिफिनेशन और आप लिख सकते हो, जैसे कि जिसका गुणनखंड, जिसका अभाज्य गुणनखंड, जिसका अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो। जैसे मैं इसका मतलब समझा दे रहा हूँ यहाँ एक एग्जांपल लेकर के। जैसे दोस्तों हमने ले लिया एक 15 संख्या किन किन से कट सकती है? 3 से कट सकती है, 5 से भी कट सकती है, और 15 से भी कट सकती है, 1 से भी कट सकती है। मतलब ये 3 से भी कटी, एक गुणनखंडेय हो गया, एक गुणनखंडेय हो गया, गुणनखंडेय गुणनखंडेय, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड है ना, तो इसलिए क्या होते हैं? अभाज्य। या ऐसे देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंड करिए, क्या होगा? 3 गुणे 5 गुणे 1, 3 पचे 15 का नाम 15। तो 1 2 और 3, 2 से अधिक गुणनखंड है ना, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या है। और अभाज्य क्या होती है वो देख लेते हैं संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या दोस्तों वे संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे। जैसे हम एक ले रहे हैं 7 हो गया, 7 किन किन संख्याओं से कटेगा? वो 1 से ही कटेगा और 7 से ही कटेगा। या ये भी कहा जा सकता है जिनका अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल 2 हो, केवल और केवल 2 हो। जैसे 7 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 1 गुणे 7, और कुछ हो सकता है? इसके गुणनखंड में कितने अंक हैं? 2 ही अंक है ना, इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम एक और कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आपको जो कि इम्पोर्टेंट है, यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको हम सिखा दें, इसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करना सिखाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय,
चलिए दोस्तों, अब यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जैसे हम मान लेते हैं कोई दो संख्याएं हैं ए और बी, ए और बी, ए जो है बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो इसका जो व्यंजक प्राप्त होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ दोस्तों ए जो क्यू होता है ये होता है भागफल, ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल, आर जो होता है वो शेषफल होता है। ठीक, और यहाँ दोस्तों जो आर का मान होता है, जो आर होता है वो सदैव जीरो से बड़ा होगा या तो बराबर हो सकता है, बट जो बी होता है उससे क्या होता है, छोटा ही होता है, बी से छोटा ही होता है। जैसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा दें, जैसे हम 2 और 5 ले लिए, 2 और 5, तो 5 क्या है, बड़ी संख्या है 2 से, तो 5 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना, 2 दूना 4, यहाँ आया कितना, 1 बचा। तो एक दोस्तों ये आर है, ये बी है, ये सॉरी ये ए है, ये बी है और ये क्यू है। तो यहाँ पर बी से देखिए, बी मतलब 5, 5 से आर छोटा है ना, यही दोस्तों यहाँ समझाए थे। ठीक, इम्पोर्टेंट टर्म होता है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर इसको इस इसके रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, मतलब 5 बराबर 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 प्लस 1, ये हो जाता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब हम ले चलते हैं प्रश्नावली की ओर। ठीक, अब प्रश्नावली के क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको। कॉन्सेप्ट समझ में आए दोस्तों? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को आप फिर से बैक जा करके फिर से देखें, तभी समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं रहेगा दोस्तों तब तक आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते। चलिए आ जाते हैं प्रश्नावली की ओर। तो देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, पहले क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन को क्रम बाय क्रम हल करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों 135 और 225 का एचसीएफ एल्गोरिथम का प्रयोग करके लगाना है। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं 135 और 225 में कौन बड़ा है, 225, तो हम 225 में भाग करते हैं किसका, 135 का। तो 135 दो बार तो जाएगा नहीं, दो बार जाएगा 270 हो जाएगा, जो कि यहाँ 225 ही है, तो एक बार ले जाते हैं, क्या होगा 135, कितना आएगा 0, फिर 12 में से 3 गए 9। ठीक, अब ये जो होता है ये होता है भाज्य, ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, और ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। अब ये शेषफल ही क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, और ये भाज्य हो जाएगा 135। अब इसमें भाग देंगे 90 का, तो 90 करना 90, कितना है दोस्तों 13 में से 9 गए 4। अब 45 में भाग देंगे 90 का, 45 दूना 90। ठीक, तो यहाँ देखिए इसको लिखने का जो तरीका होता है, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो चरण पहले में ये वाला लिखा जाएगा 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। ठीक, और चरण दो में ए वाला लिखा जाएगा 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। फिर चरण तीन में ए वाला लिखा जाएगा 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, और जो 0 के पहले ऊपर वाला चरण होता है यही दोस्तों आंसर होता है, या ये कह सकते हो
कि जिससे अंत में भाग देने पर क्या हो, शेषफल 0 आ जाए, वही क्या होता है, इन दोनों का एचसीएफ होता है। यहाँ लिख देना, अतः 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, 45 होगा। समझ में आया। चलिए इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38220। तो यहाँ 196 से बड़ा है 38220, हम इसमें भाग देंगे, इसका 38220 में भाग देंगे 196 का। ठीक, तो चलिए भाग देकर देखते हैं। 196 का इसमें जब भाग देंगे तो दोस्तों ये देखिए लगभग 200 के बराबर है। भाग तो आपको जनरली आना चाहिए। ये लगभग 200 के बराबर है और ये लगभग 400 के बहुत नज़दीक है, मतलब 400 के ज़्यादा करीब नहीं है, लेकिन ये 200 के ज़्यादा करीब है। तो ये एक ही बार जाएगा, एक बार ले जाते हैं 196। फिर जब घटाएंगे तो 12 यहाँ हो जाएगा, 12 में से 6 गए 6, यहाँ 7 बचेगा, एक इसको दे दिया था 7 बचा, यहाँ 17, 17 में से 9 गए 8। ठीक, अब इसके बाद यहाँ 2 1। ठीक, अब हम अगला संख्या उतारेंगे 2, तो कितनी बार ले जाएं, तो 9 बार जाएगा, 9 बार ले जा करके देखते हैं। 9 छक 54, हासिल का 5, फिर 9 9 81, 81 5 86, फिर 9 91 9, 9 8 17, फिर 12 में से 4 गए 8, यहाँ फिर 5, 15 में से 6 गए 9, फिर 0 0। ठीक, अब अगली संख्या उतारते हैं, क्या है 0। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार ले जाते हैं। 5 छक 30, फिर 5 9 45, 3 48, फिर 5 91 5 4 9, ये आ गया 0 0 0। ठीक, तो मतलब ये भाग एक ही बार में जो है 0 0 आ गया, इसका शेषफल कुछ नहीं बचा। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, तो चरण 1 ऐसे डालेंगे, चरण 1 में क्या होगा दोस्तों, ये 38220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। तो इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, जिससे भाग देने पर क्या आया है, 0 आया, वही इसका क्या होता है एचसीएफ। यहाँ नीचे लिख देना, अतः 196 और 38220 का एचसीएफ क्या होगा 196, ये इसका आंसर होगा। ठीक दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले का तीसरा जो पार्ट है वो है 867 और 255। ठीक, अब 255 छोटा है, ये बड़ा है, हम 255 का भाग देते हैं 867 में। ये दोस्तों देखिए लगभग 250 है और ये 850 से ज़्यादा है। तो अब कितनी बार जाएगा, 4 बार ले जाएं, 4 बार नहीं जाएगा, 3 ही बार जाएगा। 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, कितना आएगा 2, फिर 0, फिर 1। ठीक, अब इसमें हम इसका भाग देंगे 255। ये कितना बार जाएगा, 2 बार तो आराम से जाएगा। 102 दूना 204, कितना आएगा 1 5 51। इसके बाद इसमें देंगे तो 51 दूना कितना होगा दोस्तों, 51 दो बार ले जाएं तो 51 दूना 102। ठीक,
तो अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो चरण फर्स्ट, चरण पहले में क्या लिखेंगे, ए वाला भाग, 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। फिर चरण 2 में लिखेंगे, चरण 2 में ए वाला लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणे 2 और प्लस 51। फिर चरण तीसरे में लिखेंगे, चरण तीसरे में ए वाला लिखेंगे 102 बराबर, या फिर ध्यान रखना ए वाला यहाँ आ जाता है, फिर ए वाला यहाँ आ जाता है, यहाँ से भी निकाल सकते हो। 102 बराबर 51 गुणे 2 फिर प्लस 0, और 0 के ऊपर वाला ही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, या जिससे कट करके 0 आता है वही एचसीएफ हो जाता है। यहाँ लिख देना, अतः 867 और 255 का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, 51 होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने के लिए दोस्तों हम आपको एक लॉजिक बताते हैं। सबसे पहले लॉजिक सीख लीजिए, ये जो लॉजिक है इम्पोर्टेंट है। a=bq+r होता है। अच्छा, ये जो इसमें कहा है, क्वेश्चन में जो कहा है वो कहा है कि 6q+1 के रूप का हो या 6q+3 के रूप का हो या 6q+5 के रूप का हो। मतलब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप में होना चाहिए, इसके रूप में होना चाहिए। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हम मान लेते हैं कि a कोई विषम पूर्णांक है जो 6 से क्या है, बड़ा है। ये जो होगा वो इससे तो बड़ा ही होगा, इससे बड़ा ही होगा। तो ये 6 के फॉर्मेट में दिया है, क्वेश्चन में खुद कहा है कि 6q+1। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि माना a एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है जो 6 से क्या है, बड़ा है। ठीक दोस्तों, चलिए अर्थात ये भी कहा जा सकता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो b का मान है वो क्या है, 6 है। यहाँ से b का मान दिख रहा है 6q के रूप में है, तो मतलब b के स्थान पर 6 लिखा है, तो मतलब b का मान क्या है, 6 है। तो अब दोस्तों ये बताइए शेषफल क्या हो सकता है, शेषफल 6 से छोटा हो सकता है। क्या होगा, शेषफल 6 से कम होगा, कम ही होगा। हमने आपको बताया या तो 0 हो सकता है या तो 6 से कम कोई भी संख्या हो सकती है। चलिए ये भी कहा जा सकता है, मतलब r का मान या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यही सब संख्याएं हो सकती हैं। अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए अब लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है दोस्तों, a=bq+r, यही होता है। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं केस फर्स्ट में हम यहाँ r का मान क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। r का मान पहले 0 लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, a=6q+0, यही होगा, मतलब a=6q। अब दोस्तों अगर हम आपको एक बातें बताएं तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी विषम संख्या, किसी भी
विषम संख्या में अगर सम संख्या का गुणा किया जाता है तो सम संख्या प्राप्त होता है। यह हम लिख भी दे रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई भी पूर्णांक है, क्यों कोई भी पूर्णांक हो, कोई भी पूर्णांक हो, अगर उसे 6 से गुणा करते हैं, 6 से गुणा करते हैं तो वो सम संख्या बन जाती है। करते हैं तो वो क्या होगी, सम संख्या बन जाएगी, सम संख्या बन जाती है। जैसे यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल से समझा भी दे रहे हैं। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं एक कोई भी पूर्णांक है, मान लेते हैं विषम ही है तो क्या हुआ, 3 है। 3 का अगर 6 से गुणा करेंगे तो 6 तिरिक 18, 18 क्या है, सम है ना। अगर हम यहाँ 7 ले रहे हैं, 6 से गुणा करेंगे तो 7 छः 42, तो ये भी क्या है, सम है ना। मतलब किसी भी संख्या, अगर किसी विषम में सम का गुणा किया जाता है तो संख्या क्या होती है, सम ही प्राप्त होती है। ये बातें याद रखना दोस्तों। चलिए, तो मतलब एक ऐसी होगी संख्या, ये सम संख्या होगी, क्योंकि किससे गुणा हुआ है, सम संख्या से गुणा हुआ है। किसमें, चाहे वो सम हो या विषम हो, चाहे वो सम हो या विषम हो। ठीक, तो क्या मिलेगा, सम ही मिलेगा। चलिए, अब केस सेकंड में हम ले लेते हैं r का मान 1। ठीक, अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1। तो दोस्तों ए क्या है, हमने आपको अभी बताया ए क्या है, किसी अगर ये विषम भी होगा तो भी गुणा होगा सम से, क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और ये क्या है, विषम है, और सम और विषम अगर आपस में जोड़े जाते हैं तो विषम प्राप्त होते हैं। क्या मिलेगा, विषम ही मिलेगा। आप करके देख लीजिएगा। जैसे यहाँ मान लेते हैं 8 सम है, 8 में 3 जोड़ रहे हो तो 8 3 11, विषम ही है ना। ये विषम जोड़ रहे हो तो क्या मिल रहा है, विषम ही मिल रहा है। तो सम में अगर विषम जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड देखते हैं। थर्ड में हम r का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो a इक्वल टू 6 प्लस 2। अब a भी सम है और a भी सम है, सम में सम जुड़ता है तो सम ही प्राप्त होता है। ठीक, अब केस फोर्थ में देखते हैं। r का मान 3 रखते हैं तो a इक्वल टू 6 प्लस 3 हो जाएगा। ये क्या है, सम है, ये क्या है, विषम है, और सम में जब विषम जुड़ता है तो क्या मिलता है, विषम मिलता है। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब हम यहाँ केस अगला लेते हैं, केस फिफ्थ। यहाँ केस फिफ्थ में हम r का मान क्या मानते हैं, 3 तक हो गया था, 4 लेते हैं। ठीक, तो r का मान 4 रखेंगे तो a इक्वल टू 6 प्लस 4। यहाँ दोस्तों देखिए a है सम, फिर a है सम, फिर सम में सम जुड़ेगा तो क्या मिलेगा, सम ही मिलेगा। ठीक, अब केस 6 में देखिए r का मान क्या रखते हैं, 5। तो a इक्वल टू 6 प्लस 5। ये सम है, ये विषम है, और सम विषम जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या मिल जाता है, विषम मिलता है। तो अब हम यहाँ से एक समीकरण, इसे हम 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, समीकरण 1 ये विषम मिला है, और समीकरण 2 यहाँ से ये विषम मिला है, समीकरण 2 यहाँ से विषम मिला है, और समीकरण 3 ये विषम मिला है। मतलब यहाँ हम स्पष्टीकरण लिख देंगे, समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। समझ में आया दोस्तों।
ये इसका आंसर होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो दोस्तों एक हम आपको पॉइंट बताएं तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट अधिकतम संख्या का है, इसका मतलब दोस्तों है कि यहाँ एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। अब हम इस पॉइंट को पहले समझा दें आपको, अधिकतम संख्या का मतलब क्या है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 3 को समझने से पहले हम आपको एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को आप लोग सीख लीजिए, एचसीएफ और एलसीएम का। एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट बताते हैं दोस्तों। एचसीएफ क्या होती है? एचसीएफ वे बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वे बड़ी से बड़ी संख्या मतलब अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या कर दे? विभाजित कर दे, सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक, ये पॉइंट ध्यान रखना। और जो एलसीएम होता है वो छोटी से छोटी संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए और यहाँ को विभाजित कर दें। ये पॉइंट ध्यान रखिए। जैसे हम आपसे कहें एचसीएफ के लिए हम मान लेते हैं 10 और 20 है। 10 और 20 का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? 10 होगा, यही तो होगा। मतलब ये कहा जा सकता है 10 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था ना। मतलब 5 से भी तो 10 कटेगा और 5 से भी तो 20 कटेगा, लेकिन 10 क्या है? मतलब अधिकतम वो कौन सी संख्या है, सबसे बड़ी वो कौन सी संख्या है जिससे ये दोनों कट जाएं। मतलब वो होता है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दें, उसे क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। ठीक, वह बड़ी से बड़ी संख्या है। जैसे यहाँ 5 भी हो सकता था, 5 तो नहीं लिए क्योंकि 5 क्या है? छोटी हो गई। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो मतलब जिससे विभाजित हो जाए। जैसे 2 से भी विभाजित हो सकता था ना, ये 2 से भी तो कर सकता था, ये भी कर सकता था, लेकिन 2 एचसीएफ लिए नहीं लिए, 5 लिए नहीं लिए, 10 लिए। अब इससे बड़ी संख्या अगर लेंगे तो वो इसको विभाजित नहीं करेगा, भले इसको कर दे। जैसे अगर 20 ले रहे हैं तो ये 20 इसको कर देगा लेकिन इसको नहीं करेगा, मतलब दोनों को विभाजित करना चाहिए। ठीक, तो मतलब बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई? 10। ठीक, तो ये पॉइंट समझ में आता है कि अधिकतम का है तो इसका मतलब क्या है? एचसीएफ है। और एलसीएम के लिए अगर हम आपको बताएं तो एलसीएम के लिए दोस्तों ये हो जाता है जैसे वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। जैसे अगर 10 ही 20 का एलसीएम निकालना है तो इसमें देखिए 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। हो सकते हैं कि नहीं? मतलब ये इस संख्या को ए भी विभाजित कर सकता है और ए भी विभाजित कर सकता है, इस संख्या को ए भी विभाजित कर सकता है और ए भी विभाजित कर सकता है, इसको भी ए भी विभाजित कर सकता है, ए भी विभाजित कर सकता है। लेकिन क्या ए लिए नहीं ना। मतलब कह क्या रहे हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। बातें समझ में आ गई हो दोस्तों? तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, अब क्वेश्चन में यही बातें कही है। क्वेश्चन नंबर 3 में यही बातें कही गई हैं कि अधिकतम संख्या क्या होगी। तो मतलब यह है कि 32 और क्वेश्चन नंबर 3 32 और 616 का हम ज्ञात कर लेते हैं क्या? एचसीएफ, फिर हमें मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए ज्ञात करते हैं। 32 और 616, 32 से करना 32 आएगा कितना? 29, फिर 6 उतार लेंगे, फिर अब ले जाते हैं भाग, फिर 32 का 9 बार ले जाएं, 9 दूना 18, 9 तिरिक 27, 1 28,
फिर घटाएंगे 16 में से 8 गए 8, फिर 0 0। अब 8 का भाग देंगे 32 में, 8 चौक 32, 0 आ गया। तो ये क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा। ठीक, तो HCF क्या निकल कर आया दोस्तों, 8। और यही 8 स्तंभ ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। 8 स्तंभों में क्या करना पड़ेगा, मार्च करना पड़ेगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ दोस्तों संकेत भी दिया है। ये मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यहाँ 3q+1 इसके रूप का हो सकता है। चलिए अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ आपको बता दें तो मान लेते हैं कि माना पूर्णांक क्या है, a। ठीक, तो यहाँ b का मान क्या होगा दोस्तों, क्योंकि कहा है 3m+1 या 3m के रूप में ना, तो मतलब b का मान क्या हो सकता है, यहाँ b का मान क्या होगा, 3 होगा। और r का मान क्या होगा, अर्थात r का मान जो हो सकता है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 3 केस बनेंगे। अब यहाँ हम लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a=bq+r। तो यहाँ जो r का मान है वो रखते हैं केस फर्स्ट में, हम मान लेते हैं r का मान क्या रखते हैं, 0। जब r का मान 0 रखेंगे तो a का मान क्या होगा, a का मान ये हो जाएगा ये इसके फॉर्मेट में होता है, तो यहाँ 3m+0, 3m+0, तो मतलब a का मान क्या हो जाएगा, 3m। ठीक, अब हम कर देते हैं इसका वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a² क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9m²। यहाँ से a² 3 कॉमन लेंगे तो इसे लिख सकते हैं 3m²। और इस 3m को हम मान लेते हैं, 3m² को मान लेते हैं क्या, कैपिटल में m। तो a² बराबर क्या मिल जाएगा, 3 कैपिटल में m। मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, चलिए अब केस सेकंड में देखते हैं। केस सेकंड केस में क्या है, यहाँ हम मान लेते हैं जब r का मान क्या हो, 1 हो, तो a= क्या होगा दोस्तों, 3m+1 के रूप का होगा। यहाँ हम करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, तो हो जाएगा a², इधर हो जाएगा 3m+1 का होल स्क्वायर। तो ये दोस्तों देखिए a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, a²+b² + 2ab। ठीक, तो अब यहाँ लगा देंगे a² = 3m² + 1² + 2 × 3m+1। तो a² = 3 त्रिक 9m² + 1 + 3 दूना 6m। a² = 9m² + 6m + 1। यहाँ से दोस्तों हम m को कॉमन ले लेते हैं, 3m को कॉमन ले लेते हैं। तो 3m को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा, 3m² प्लस का 2, और इस +1 को ऐसे रहने देते हैं। अब हम दोस्तों इसको मान लेते हैं 3m² + 2 = m, ये हम मान लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, a² = 3m+1। इसे इक्वेशन सेकंड मान। ठीक, 3m को कॉमन लेना है, बाकी जो संख्या बचेगी, जो पद बचेंगे उसको हम मान लेते हैं m के फॉर्मेट में। ठीक, ऐसे केस थर्ड में देखते हैं। केस थर्ड में क्या लेंगे, r का मान
2 लेंगे। ठीक, r का मान 2 लेते हैं तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m प्लस 2। अब वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो a स्क्वायर इक्वल टू a भी उसी फॉर्मेट हो गया 3m का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 2। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 त्रिका 9m स्क्वायर प्लस इसको पहले लिख देते हैं 3 दूना 6 दूना 12m प्लस 2 दूना 4। तो a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से हम 3m को कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा 3m प्लस 4m प्लस 4। अब हम इसको मान लेते हैं क्या माना कैपिटल M। तो ये किस फॉर्मेट में होगा 3m 3m। एक मिनट दोस्तों, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है। हम 3 को ही कॉमन लेते हैं, हम केवल और केवल 3 को कॉमन लेंगे। ठीक है, 3 को कॉमन लेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। हम 3 को ही कॉमन लेंगे तो ही तो 3m प्लस 4 होगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गलती हो गया है, 3m को ही कॉमन लेंगे। ठीक है, केवल और केवल 3 को ही कॉमन लेंगे। चलिए बाकी सब सही है। तो ये हो गया समीकरण 3। लेकिन समीकरण 3 में ये क्या क्वेश्चन में जो कहा है उसके रूप का है, हमें केवल 2 ही देखना था, समीकरण 2 से और समीकरण 1 से। अब यहाँ दोस्तों देखिए समीकरण 1 क्या है, ये है कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग जो है वो किसके रूप का है 3m के रूप का है। हम यहाँ लिख देंगे, हम यहाँ स्पष्टीकरण में लिख देंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप का है 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये इसका आंसर है। ठीक, चलिए दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां है, 5वां भी जैसे चौथा था वैसे ही 5वां भी, बस यहाँ घन करना है, वहां पर वर्ग था। देखिए वर्ग करना था, यहाँ पर घन करना है, बस इतना ही फर्क है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए तो घन करना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर 5 में मान लेते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है a है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक, तो जहां दोस्तों b क्या है, b मतलब 3 के बराबर है और r जो होगा वो या तो 1 होगा, सॉरी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अब हम यहाँ लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो यहाँ दोस्तों a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m प्लस आर के रूप में। ठीक है, तो अब हम यहाँ केस फर्स्ट में रखते हैं r का मान 0। केस फर्स्ट में हम r का मान 0 रखते हैं, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m प्लस 0। अब यहाँ करते हैं दोनों पक्षों का घन, दोनों
पक्षों का घन करने पर तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3m के पावर 3, तो इसे लिख सकते हैं 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, मतलब 3 गुणे 9 m क्यूब। अब हम इसको मान लेते हैं m, क्या मान लेते हैं m, तो ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू, सॉरी ऐसे लिखते हैं, 9 को यहाँ लिखते हैं, 3 को यहाँ लिखते हैं, ठीक, इसको मान लेते हैं हम, तो किसके रूप का हो गया, 9m के रूप का हो गया, समीकरण 1, ठीक। अब इसी प्रकार केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में हम r का मान क्या रखेंगे, एक रखते हैं, और जब एक रखें तो एक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1। अब इसका कर देते हैं क्यूब दोनों पक्षों का, ठीक। तो फार्मूला देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, यही होता है। चलिए अब यहाँ से हम करते हैं, a क्यूब इक्वल टू 3m का क्यूब, 3m का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3m इंटू 1 और ब्रैकेट में 3m प्लस 1, ठीक। तो इसका करेंगे जब, तो a इसका हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27m क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 त्रिक का 9m, और 9m का जब अंदर गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगा, यहाँ से देखिए 27m क्यूब प्लस 1 प्लस 9 त्रिक 27m स्क्वायर और प्लस 9m, ठीक। अब हम इसको अंत में कर देते हैं, बाकी सबको एक तरफ, a क्यूब इक्वल टू 27m क्यूब प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1। यहाँ से दोस्तों हम कॉमन ले लेते हैं 9 को, 9 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, और इसको हम मान लेते हैं, इन सभी को मान लेते हैं क्या, कैपिटल M, ठीक है। तो a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9m प्लस 1, ये समीकरण क्या हो गया, 2, ठीक। इसी प्रकार हम एक मान और रख करके चेक कर लेते हैं केस थर्ड में। केस थर्ड में दोस्तों क्या रखेंगे, r का मान 2 रखेंगे, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m प्लस 2, हम दोनों पक्षों का घन करते हैं, तो a क्यूब इक्वल टू 3m का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3m इंटू 2 और ब्रैकेट में 3m प्लस 2, ठीक। चलिए a क्यूब इक्वल टू इसका करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27m क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 दूना 18, और इसके बाद 18m और ब्रैकेट में हो जाएगा 3m प्लस 2। फिर a क्यूब इक्वल टू 27m क्यूब प्लस 8 प्लस इसका अंदर गुणा कराएंगे, 18 त्रिक 54 m स्क्वायर प्लस 18 दूना 36m, ठीक। तो a क्यूब बराबर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 27m क्यूब, इसको पहले लिखेंगे 54m स्क्वायर प्लस 36m और प्लस 8। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 9 को, a क्यूब इक्वल टू 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 3m क्यूब प्लस 9 छक 54 6m स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 प्लस 8। अब हम इसको मान लेते हैं क्या, कैपिटल M, ठीक। तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m प्लस 8, समीकरण 4 ही होगा ना, नहीं समीकरण 3 होगा, समीकरण 3, ठीक। तो दोस्तों यहाँ से देखिए क्या स्पष्ट हो रहा है, समीकरण 1, 2 व 3 से
3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नाइनियम प्लस 1 या नाइनियम प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक, अब इसका आंसर। आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो आज हम इसी के साथ लेक्चर को पूरा करते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आपको ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से बैक जा करके देख लीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के साथ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।